साल 2013 में भारतीय लोगों के पास टेलीकॉम ऑपरेटर के नाम पर कुल 13 कंपनियों का ऑप्शन था, जो अब लगभग 10 साल बाद कमोबेश 3 कंपनियों तक आकर सिमट गया है और एक पीएसयू यानी बीएसएनएल है। ऐसे ही भारत में कुछ साल पहले भारतीय लोगों के पास एंटरटेनमेंट, रिटेल, टिकट बुकिंग से लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्यूटी मार्केट तक हर जगह बहुत ज्यादा ऑप्शन मौजूद थे। लेकिन अब आप सोच कर देखिए और बताइए, आपको कितनी बड़ी बड़ी और मजबूत कंपनियों के नाम याद आते हैं जो आज भी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं। आपको कितनी कंपनियों के नाम इन सभी सेक्टर्स में पता है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर बता सकते हैं कि आप में से ज्यादातर लोगों की लिस्ट में जियो या फिर रिलायंस जैसे नाम जरूर आएंगे। आप इस एक नाम के बगैर भारत में शायद ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसका नाम बता सकते हैं। आप जितने भी सेक्टर्स और जो भी क्षेत्र सोच सकते हैं उनमें से शायद ही अब ऐसा कुछ रह गया है जहां जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस नहीं कर रही हैं। और मुकेश अंबानी का शॉर्ट एंड सिंपल मोटिवेट सब इंडस्ट्रीज को लेकर यही है कि उन्हें हर क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी बनना है और बहुत जल्दी बनना है। मुकेश अंबानी ने यह सब कुछ पिछले कुछ सालों में एक से ज्यादा बार करके भी दिखाया है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कम से कम डिजिटली तो सभी इंडस्ट्रीज में अपने कंपटीशन को खत्म कर दिया है। और इसके लिए अंबानी की कुछ तय प्लानिंग्स हैं जो आपको उनकी कहानी सुनकर के पता चलती है, आपको उनकी कंपनीज के बारे में जान करके पता चलती है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में भारत की सबसे बड़ी और मजबूत इंडस्ट्रियल फैमिली और उसके सफर के बारे में आपको बताते हैं, जिससे भारत को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अंबानी के फैसले और उनकी कार्यशैली से ही भारत का भविष्य तय होता है। ग्रोथ इज लाइफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी की कहानी को अगर 3 शब्दों में समेट करके बताना हो तो ये सबसे ज्यादा सटीक शब्द मालूम होते हैं। 15,000 रुपए से शुरू हुआ एक सपना आज 19 लाख करोड़ रुपए का एक साम्राज्य बन गया है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक व्यक्ति और उनके सबसे बड़े बेटे ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अचीव कर लिया है जिसके बारे में कोई भी नया बिजनेसमैन या सपने देखने वाला कोई भी व्यक्ति सोचता है। धीरू भाई अंबानी की शुरुआत पेट्रोल पंप ऑपरेटर के तौर पर नौकरी के साथ शुरू हुई थी और फिर इन्होंने कुछ समय के लिए क्लर्क का काम भी किया था। फिर फैसला हुआ कि एक कंपनी के जरिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं। अपने चचेरे भाई को साथ में ले लिया और मुंबई में एक छोटे से कमरे को ऑफिस बना करके मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनी रिलायंस की शुरुआत थी। आज जो चकाचौंध और करिश्माई दौलत इस कंपनी के पास है उसके बिल्कुल अलग महज 15,000 रुपए का लोन लेकर के धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी को शुरू किया था। साल 1965 आते आते जब धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई से अलग होने का विचार किया, तब तक रिलायंस पॉलिस्टर के मार्केट में भी उतर गई थी। और फिर जब धीरू भाई अंबानी के हाथ बिल्कुल खुल गए तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ चलाना शुरू कर दिया और साल 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया और फिर जल्द ही गुजरात में एक मिल का निर्माण भी करवा दिया। उस समय भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरे दौर का सामना कर रही थी। दुनिया में एक समय अपनी पैठ रखने वाले भारतीय कपड़े को अब कोई भी लेने को तैयार नहीं था और ऊपर से सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और नियम कानून की वजह से भी भारत में परेशानियां चल रही थी। धीरू भाई अंबानी ने होलसेलर्स को छोड़ करके अपना सामान सीधे दुकानदारों तक पहुंचाने का रास्ता अपनाया। तीर का निशान अचूक निशाने तक पहुंच गया और महज 10 सालों में रिलायंस ने विमल नाम से एक ब्रांड भी मार्केट में उतार दिया। या कुछ इस तरह के फैसले और कुछ इस तरह के परिणाम थे जो भारत में किसी से उस समय कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ये सब कुछ कर रहे थे। अपने पहले आईपीओ में रिलायंस को विश्वसनीय आंकड़े और सफलता हासिल हुई तो अब हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए थे और अंबानी ने उसी आत्मविश्वास को लेकर के साल 1980 में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी आने का फैसला ले लिया और अपना पहला पेट्रोकेमिकल प्लांट भी बनवा लिया था। भारत में लिबरलाइजेशन शुरू होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद को मजबूत बना लिया था। पॉलिस्टर धागों पर बेहतरीन काम किया और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी को हासिल कर लिया था और अब कुछ नए सेक्टर्स की तरफ चलने का समय था। साल 1996 में एक अमेरिकी कंपनी के साथ मिल करके धीरू भाई ने रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बना लिया और यहाँ से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें जियो का किरदार जुड़ता है और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोलियम सेक्टर में भी हाथ आजमाया और साल 2000 में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण करवाया। साल 2002 में 6 जुलाई के दिन धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया, मगर पिछले 45 सालों में उनके काम की बदौलत रिलायंस इंडस्ट्रीज 28,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल तक पहुंच गई थी। कृष्णा गोदावरी गैस एक्सप्लोरेशन धीरू भाई अंबानी के जीवन का सबसे यादगार और बेहतरीन काम था, जिसकी बदौलत 2002 के आखिर तक मार्केट कैपिटल 40,000 करोड़ से आगे चला गया था। धीरू भाई अंबानी एक बड़ी जिम्मेदारी और विशाल साम्राज्य अपने परिवार को सौंप करके गए थे, जिसको आगे ले जाने का काम अब उनके 2 बेटों के हाथों में आ गया था। साल 2005 में रिलायंस के बंटवारे का फैसला लिया गया क्योंकि परिवार में माहौल बन गया था जो धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन को मंजूर नहीं था। यहाँ से अनिल अंबानी की कहानी हम सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो इस पर एक वीडियो हम पहले से ला चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो उस तरफ न जाते हुए सीधा मुकेश अंबानी पर पहुंचते हैं, जिन्हें बंटवारे में IPCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भार मिला था। मुकेश अंबानी एरा की शुरुआत होने तक रिलायंस 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल तक पहुंच गई थी और उसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने प्रोजेक्ट्स मैदान में उतारे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम किया, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में मुकेश अंबानी ने $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्रों में किया है, जिसमें सबसे बड़ा भाग टेलीकॉम और हाइड्रोकार्बन सेक्टर के पास है। रिलायंस ने 2013 से 2024 के बीच 4G और 5G नेटवर्क पर काम करते हुए 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और आज इस सेक्टर पर जियो सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। और सिर्फ जियो ही क्यों, मुकेश अंबानी ने रिटेल जैसे छोटे बड़े क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट किया है और वहां भी अब रिलायंस धीरे धीरे अपनी धाक जमा रहा है। साल 2005 से अभी तक रिलायंस का मार्केट कैपिटल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज की तारीख में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो आज से 20 साल पहले तक 40,000 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा था। अब सबसे जरूरी बात यह है कि एक आर्टिकल के मुताबिक रिलायंस का प्रॉफिट 2021 से पहले 20 सालों में 21 गुना बढ़ा है, यानी 3280 करोड़ रुपए से आज 67,800 करोड़ रुपए से ज्यादा, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमेशा से ही एक मोटिव रहा है, जहां भी जाओ वहां सबसे बड़ा प्लेयर ही बनना है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर उस सेक्टर में जाने की कोशिश भी नहीं करनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए इस टारगेट को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद जिस तरीके से हुई है वो ये है कि जिस सेक्टर में पैर रखो वहां पर कंपटीशन ही पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। फिर भले ही उसके लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी पड़ जाए, लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े या फिर लोगों के इमोशन का खिलवाड़ ही क्यों न करना पड़े, नंबर 1 बनने के लिए अच्छा बुरा सब रिलायंस के लिए जायज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10 सालों में खास तौर पर हर सेक्टर के जरिए भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया है। छोटी से छोटी चीज लेकर के बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो रिलायंस के नाम से लॉन्च होती है, उसमें सबसे बड़ा मकसद यही नजर आता है। अगर आपको टिकट बुक करानी है तो बुक माई शो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए तो टीरा ब्रांड है, खरीद करनी है तो रिलायंस रिटेल है, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो उसका भी जुगाड़ आपको मिल जाएगा। न्यूज चैनल्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मूवीज, टेलीविजन धारावाहिक भी अगर आप देखना चाहते हो तो न्यूज 18 नेटवर्क, कलर्स, जियो सिनेमा, सब कुछ रिलायंस के पास है। साल 2010 तक भारत में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सी कंपनीज काम कर रही थी। 20% के आसपास मार्केट शेयर BSNL के पास था। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जैसे प्लेयर भी खड़े थे। और ऐसे में बड़ी चालाकी से मुकेश अंबानी ने 4800 करोड़ रुपए की कीमत पर IBCL के 95% शेयर्स को एक्वायर कर लिया था, जिसने उसी साल भारत में 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शन जीत लिया था। साल 2013 में इसी IBCL का नाम रिलायंस जियो इन्फोकॉम कर दिया गया और इस तरह मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी शुरुआत उस समय सीधे 4G से की थी, जबकि पूरा देश 2G और 3G नेटवर्क में फंसा हुआ था। यानी अपने विजन से मुकेश अंबानी ने भविष्य के लिए अपनी राह को बहुत ज्यादा आसान बना लिया था। 5 सितंबर 2016 के दिन बेहतरीन ऑफर्स के साथ पूरे देश में जियो 4G की शुरुआत हो गई थी। जिस देश में 1 GB डेटा भी महीने में खत्म नहीं होता था और जहां सिम लेने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था, जिस देश में इंटरनेट की हालत बस से बदतर बनी हुई थी, वही मुकेश अंबानी ने लोगों को सब कुछ बिल्कुल हाथों में फ्री में पकड़ा दिया। और अगले 6 महीनों में इसका परिणाम ये हुआ कि जियो यूजर्स की संख्या इतनी हो गई थी जो एयरटेल को हासिल करने के लिए 10 सालों का समय लग गया था। साल 2016 में ही जियो सिनेमा को भी लॉन्च किया गया था और जब कुछ खास सफलता नहीं हासिल हुई तो वहाँ भी IPL की फ्री स्ट्रीमिंग का लालच दे दिया। करोड़ों यूजर्स इस तरह भाग गए और हॉटस्टार के लाखों यूजर्स डीएक्टिवेट हो गए। और आज नेटफ्लिक्स को भी पीछे छोड़ करके जियो सिनेमा भारत का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बन गया है। फ्रीबीज यानी रेवड़ियां रिलायंस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्लान रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस के अंडर 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्रांड जियो खड़ा हुआ है। लेकिन हर बार की तरह एक ही तरीका काम नहीं आता है। तुम्हारे मोटा भाई कुछ और ढूंढ लेते हैं, पैसे बहुत है, क्या करें, कुछ बेचने से बात नहीं बन रही है तो कुछ खरीद लो या कुछ हूबहू सस्ती कॉपी उतार दो, बस कंपटीशन खत्म हो जाना चाहिए। कोका कोला मोटा भाई को पसंद नहीं आई तो कैंपा कोला ले आए। चेन तैयार करने की मगजमारी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बिग बाजार को खरीद लेते हैं। और स्मार्ट बाजार के नाम से एक बड़ी रिटेल चेन भी बनी बनाई मिल गई। आज जियो, रिलायंस डिजिटल, जियो मार्ट, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स और नेटमेट्स, ना जाने कितनी कंपनीज और कितने ब्रांड्स दुनिया भर में रिलायंस चला रहा है। और इससे कितने छोटे बड़े बिजनेस खत्म हो गए हैं और कितनों के लिए बिजनेस में उतरना भी मुश्किल हो गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि कुछ ब्रांड्स के बारे में तो हम जानते ही नहीं है कि वो रिलायंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा काम उसी से होता है क्योंकि और कोई नजर ही नहीं आता। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब धीरे धीरे हर तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। जियो की सफलता से जो आत्मविश्वास और लोगों की मानसिकता का आकलन मुकेश अंबानी को हुआ था, उसकी वजह से पिछले 8-10 सालों में मुकेश अंबानी ने बहुत ज्यादा ब्रांड्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट किया है। हाल ही में खबर आई थी कि मुकेश अंबानी AC, कूलर, पंखा और रेफ्रिजरेटर के लिए भी वाइजर नाम से एक बड़ा ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि कुछ और ब्रांड्स की छुट्टी होने वाली है। मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंस के लिए ब्लैक रॉक से हाथ मिलाया था
जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और $10 ट्रिलियन के साथ एसेट मैनेज करती है। यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 बनने की तरफ चल रही है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में मेटा के साथ भी हाथ मिलाया था और ये सब कुछ जियो मार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ। यानी कि मोटा भाई को कब, किसके साथ, कितनी देर के लिए और क्यों हाथ मिलाना है, इसकी पूरी जानकारी है। और इसलिए मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी है। जियो भारत में किसी सदी की सबसे बड़ी क्रांति थी, जिसने देश को डिजिटली इतना बेहतरीन बना दिया है कि जिसकी कल्पना आज से 20 साल पहले की हालत देख करके लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जियो ने भारत में एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि पैसे के लेन देन से लेकर के हर चीज को आसान बनाने में कामयाब भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब जियो के पास भारत का एक बड़ा मार्केट शेयर आ गया है। उसके पास देश के करोड़ों लोगों का डेटा है। करोड़ों लोग उस पर विश्वास लगाए बैठे हैं, गांव से लेकर शहर तक। जिन लोगों की वजह से जियो यहाँ तक पहुंचा है, अब उन्हीं लोगों को अलग अलग तरह से जियो काटने की कोशिश कर रहा है। जियो आज भारत के लिए जीवन की जरूरत बन गया है, लेकिन इसका फायदा उठा करके अपनी मनमानी से कुछ भी करने का हक किसी को भी नहीं है और ना ही होना चाहिए। मोटा भाई ने भारत को अपने देश में बना सबसे बड़ा ब्रांड दिया है। OTT प्लेटफॉर्म भी मोटा भाई ने ही दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी मोटा भाई मेड इन इंडिया ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके लिए लोगों के चुनाव का हक खत्म करना सही नहीं है। भारत में लोगों को चुनने और चुनौती देने का हक हमेशा से रहा है और ये बात जियो के साम्राज्य में भी उसी तरह से लागू होती है जिस तरह से बाकी जगहों पर लागू होती है। जियो का जवाब अब भारत BSNL में ढूंढ रहा है, जो टेलीकॉम सेक्टर में भारत का सबसे पुराना ब्रांड है। लोगों का विश्वास अब जियो से हट रहा है और इसका असर हमें BSNL के सुधार में नजर आ रहा है। मगर अभी भी खेल पूरी तरह से मोटा भाई के हाथों में ही है। अगर वहां तक बात पहुंचती है तो फिर BSNL को अपने स्ट्रक्चर, अपने सिस्टम और अपनी स्पीड में बहुत जल्दी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा मौका फिर शायद कभी नहीं आएगा। भारत सरकार से लेकर टाटा भी BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि साल के आखिर तक पूरे भारत में BSNL का 4G नेटवर्क पूरे देश में एस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर अगले साल से 5G सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। 18,000 नए टावर्स लगाने की कवायद शुरू हो गई। अभी देखना यह है कि ये रेस कहां तक जाती है, जियो कहां तक पहुंच पाता है, भारत को इससे क्या मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, एक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।